डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर व्यूअर्स, ग्रामर के वीडियो सीरीज़ में आज का हमारा ये वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का सेकंड टॉपिक है। इसके आगे वाले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस के एफर्मेटिव और नेगेटिव पार्ट को समझाया है और ज़्यादातर स्टूडेंट उसे देखा है और उसे खूब अच्छी तरह से उसका लाभ भी उठाया है और उसे अच्छी तरह से लाइक भी किया है। लेकिन आज का उसी सीरीज़ में हमारा ये दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, जिसमें हम आज समझाएंगे कि हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू असर्टिव। मीन्स द टॉपिक फॉर टुडे डील्स विद द इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, हमें ये जानना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस में क्या फ़र्क है। असर्टिव सेंटेंस, जैसा हमने आगे वाले वीडियो में भी समझाया था कि असर्टिव सेंटेंस मीन्स द सेंटेंस बाय व्हिच वी असर्ट समथिंग, वी डिक्लेयर समथिंग और वी रिकॉग्नाइज समथिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज सच ए सेंटेंस बाय व्हिच सम क्वेश्चंस आर आस्क्ड। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन ही इसमें डील होता है। असर्टिव सेंटेंस एक प्लेन स्टेटमेंट है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। हम इस दोनों को इंटरचेंज करने के लिए करेंगे। लेकिन जैसा ICSE सिलेबस जो ग्रामर का है, उसमें इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेज में हर समय इस बात का लोगों को ख्याल रखना पड़ता है कि सेंटेंस का सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ही चेंज करना है। सेंटेंस का मीनिंग किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होना चाहिए, और अगर मीनिंग चेंज हुआ तो उस सेंटेंस को रॉन्ग मान लिया जाता है। इसलिए इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स दैट दे शुड हैव टू बी वेरी केयरफुल while changing the sentence, that meaning should not be changed। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव को चेंज करने के अब अपने टॉपिक पर आएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ ये हम इसे समझाएंगे, जिस रूल को समझाते हुए यहाँ पर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद हमारे स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी और स्टूडेंट बहुत आराम से इंट्रोगेटिव और असर्टिव का इंटरचेंज बहुत अच्छी तरीके से कर लेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं याद दिला दूं कि हर एक स्टूडेंट अभी तक इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। हर एक व्यूअर्स इसे सब्सक्राइब कर लिए होंगे और सब्सक्राइब करने के बाद इसके लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉरवर्ड भी कर दिए होंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में इसके रूल के ऊपर आते हैं। तो असर्टिव और इंट्रोगेटिव का पहला यह है कि अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो उसको असर्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? रूल नंबर 1, यानी हमारा फर्स्ट रूल होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का इंटरचेंज। सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब का इंटरचेंज, यानी सब्जेक्ट के आगे अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो सेंटेंस असर्टिव है। तो यदि तुम असर्टिव को इंट्रोगेटिव कर रहे हो तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना है। जैसे राम इज, मतलब इज राम, तो राम इज ए गुड बॉय एक असर्टिव सेंटेंस है। अगर इज को मैं पहले लाता हूँ तो इज राम ए गुड बॉय, इंट्रोगेटिव हो गया। तो हमारा पहला काम होना चाहिए कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव के फॉर्म को समझना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि ऑक्सिलरी वर्ब को क्या करना है? सब्जेक्ट के पहले लाना है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, और अगर इंट्रोगेटिव में है तो ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना है। ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल इंट्रोगेटिव असर्टिव के इंटरचेंज के लिए ये है कि अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो नोट लगा देना है, और अगर नोट है तो हटा देना है। मतलब यहाँ भी एफर्मेटिव से नेगेटिव का चेंज होता है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं है तो असर्टिव में चेंज करते वक्त हम नोट लगा देंगे, और अगर पहले से ही नोट है तो हटा देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इसका कि अगर नोट नहीं है तो लगा देना है, और अगर है
तो हटा देना है। नोट से मेरा मतलब है नो या नाइदर या कोई भी निगेटिव वर्ड से। इसके बाद इसका तीसरा आता है कि क्वेश्चन मार्क अगर है तो फुल स्टॉप में चेंज कर देना है। जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और असर्टिव में फुल स्टॉप। तो अगर क्वेश्चन मार्क है तो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा और फुल स्टॉप है तो क्वेश्चन मार्क में चेंज हो जाएगा। ये हो गया तीसरा रूल। अब चौथे रूल में एक बार और समझाते हैं कि ये ऑग्लरी वर्ड से रिलेटेड जो मैंने फर्स्ट में समझाया था कि ऑग्लरी को पहले रख देना है। इसमें एक्चुअली जितने भी 12 टाइप के टेंस होते हैं उसमें 2 टाइप के टेंस ऐसे होते हैं जिसमें एक्चुअली ऑग्लरी असर्टिव फॉर्म में होता ही नहीं है, यानी एफर्मेटिव फॉर्म में होता ही नहीं है। और वो 2 टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। इस दोनों टेंस में ऑग्लरी वर्ब एफर्मेटिव फॉर्म में नहीं होता है। लेकिन जैसे हम इसको निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस दोनों के लिए डू या डज का यूज होता है और सिंपल पास्ट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव के केस में डीड का यूज होता है। तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई ऑग्लरी वर्ब नहीं है, मैंने तो कह दिया कि ऑग्लरी वर्ब को आगे कर देना है, लेकिन सपोज ऑग्लरी वर्ब है ही नहीं तो स्टूडेंट करेगा क्या? तो ऑग्लरी वर्ब सिर्फ 2 ही कंडीशन उसे नहीं रहेगा, चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो ऑग्लरी वर्ब के रूप में डू या डज का यूज़ करना है। अगर सिंपल पास्ट है तो ऑग्लरी वर्ब के रूप में डीड का यूज़ करना है। तो ये दोनों ही चीज़ उसे खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यानी इस दोनों टेंस के लिए किस तरह का ऑग्लरी यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 में हम 1-2 बात और एज ए ट्रिक या एज ए कॉन्सेप्ट के लिए हम कहते हैं कि यदि हमारे सेंटेंस में नेवर है तो उस सेंटेंस को हम जब ले जाएंगे चेंज करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव से असर्टिव या असर्टिव से इंट्रोगेटिव कहीं भी, तो नेवर के बदले हो जाएगा एवर। नेवर के बदले हो जाएगा एवर। दूसरा, नो अगर है तो नो हो जाता है एनी, माने नो वन मतलब एनी वन हो जाता है, या एनी वन जो है वो नो वन हो जाता है। और तीसरा, यदि हु है, हु से स्टार्ट हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो उसके लिए एवरीबडी का यूज़ कर सकते हैं, या एवरीबडी है तो हु में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कुछ ट्रिक्स है सिर्फ, और बेसिक्स रूल है जो हमने आगे समझाया वही है कि इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे सबसे पहले ऑग्लरी वर्ब का एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरा चीज़, क्वेश्चन मार्क का यूज और फुल स्टॉप में इंटरचेंज होना चाहिए। तीसरा चीज़, नोट नहीं है तो लगाना है और है तो हटा देना है। और सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो अगली बार डू डज, और सिंपल पास्ट रहेगा तो डीड का यूज़ करना चाहिए निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। ये चारों बेसिक रूल्स है। और जो हमने ट्रिक्स कहा, जो फंडास कहा, वो हेल्प करता है स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा। नेवर है तो एवर लगा देना है, नो है तो एनी लगा देना है, और एवरीबडी है तो हु लगा देना है। ये ट्रिक्स है। तो इन सारे चीज़ को मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को पूरी तरह से याद हो गया होगा। अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाना चाहेंगे। तो अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है असर्टिव सेंटेंस के लिए। अब जो भी रूल हमने पढ़ा है उस रूल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखते हैं उस रूल के आधार पर कितना आसानी से हम इस सेंटेंस को इंटरचेंज कर लेते हैं। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में एग्जाम्पल है मेरा, वी शुड लव आवर मदरलैंड। तो मैंने रूल नंबर 1 में क्या समझाया था, जो ऑग्लरी वर्ब है, ऑग्लरी मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डेयर, नीड, ऑट टू, डू, डज, डिड। ये 24 ऑग्लरी होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो ये 24 ऑग्लरी में ये जो शुड है, इस शुड को हम लोग सब्जेक्ट के आगे कर दिया, तो वी शुड हो गया, अब शुड वी। फर्स्ट रूल मैंने कहा था कि नोट नहीं है तो लगा देना है। पहले सेंटेंस में नोट नहीं है तो मैंने नोट लगा दिया और बाकी को वैसे ही रख दिया। कितना आसान है ये। वी शुड लव आवर मदरलैंड को इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, शुड वी नॉट लव आवर मदरलैंड। तो हमें क्या करना हुआ, पहले हमने अगले वर्ब को इंटरचेंज कर दिया, नोट नहीं था इसलिए नोट लगा दिया, बाकी पार्ट को ऐसे रख दिया। चेंज का सब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। लेकिन जरा मीनिंग पर भी हम विचार कर लेते हैं, इसका मीनिंग चेंज हुआ या नहीं। तो पहला सेंटेंस कहता था वी शुड लव आवर मदरलैंड, हमें अपने मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस कहता है कि शुड वी नॉट लव आवर मदरलैंड, क्या हमें अपने मदरलैंड से प्यार नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई आदमी ऐसा कहता है कि क्या अपने मदरलैंड से हमें प्यार नहीं करना चाहिए, इसका मतलब कहना चाहता है करना चाहिए। तो दोनों का मीनिंग क्या हो गया, सेम रह गया। तो जैसे कोई आदमी कहता है कि हाँ आर यू मैड, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, यू आर नॉट मैड। तो ठीक उसी तरीके से वी शुड लव आवर मदरलैंड,
हमें अपने मातृभूमि से प्यार करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस कहता है क्या हमें मातृभूमि से प्यार नहीं करना चाहिए। इसका मतलब कहना चाहता है करना चाहिए। तो इसका मतलब मीनिंग सेम रह गया, लेकिन सेंटेंस का फॉर्म जो एसर्टिव था वो इंट्रोगेटिव बन गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार हम नोट वाला सेंटेंस दे रहे हैं। ए डिजॉनेस्ट मैन कैन नॉट बी ट्रस्टेड। ए डिजॉनेस्ट मैन, ये हमारा सब्जेक्ट है, कैन अगली वर्ब है, तो इंटरचेंज करेंगे, कैन पहले आ जाएगा, कैन ए डिजॉनेस्ट मैन। नोट चूंकि पहले से मौजूद था सेंटेंस में, इसलिए नोट यहाँ पर मैंने हटा दिया। तो कैन ए डिजॉनेस्ट मैन, अब नोट हट गया तो क्या आ गया, बी ट्रस्टेड, वैसे ही उतार दिया। तो ए डिजॉनेस्ट मैन कैन नॉट बी ट्रस्टेड, एक बेईमान आदमी पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। इंट्रोगेटिव कहता है क्या एक बेईमान आदमी पर भरोसा कर सकते हैं। इसका मतलब कहना चाहते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोनों का मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग सेम रह गया और सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो गया। तो बहुत आसानी से इसके बेसिक्स रूल्स को समझ लेने के बाद स्टूडेंट को इसको इंटरचेंज करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जो मैंने कहा था डू डज वाला। तो देखते हैं, द ब्रेव डिजर्व्स ऑनर, जो बहादुर है वो सम्मान का अधिकारी है। द ब्रेव डिजर्व्स ऑनर, तो इसमें जो हम कहते हैं कि अगली वर्ब तो है ही नहीं अगली वर्ब, तो दो टेंस के बारे में जो मैं जिक्र किया सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगली वर्ब नहीं है, तो डू या डज। डू या डज, जब हम लोग इसको इंट्रोगेटिव एसर्टिव में चेंज करते हैं तो डू या डज का यूज होता है। तो अब चूंकि एक ब्रेव है तो यहाँ पर डज, तो डज द ब्रेव, नोट नहीं है तो नोट लगा दिया, डज द ब्रेव नॉट डिजर्व ऑनर, क्या बहादुर व्यक्ति ऑनर डिजर्व नहीं करता, यानी सम्मान का हकदार नहीं है। तो द ब्रेव डिजर्व्स ऑनर, ब्रेव ऑनर डिजर्व करता है। और ये इंट्रोगेटिव कहता है कि क्या एक ब्रेव ऑनर डिजर्व नहीं करता, इसका मतलब करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है फोर्थ एग्जांपल, ये सिंपल पास्ट टेंस को लेकर है, यानी हर एक एग्जांपल अलग अलग टाइप का है, इसीलिए हर टाइप के एग्जांपल्स को यहाँ पर फॉलो किया गया है। और जो स्टूडेंट सारे टाइप्स को फॉलो कर लेता है उसके बाद वैसी कोई परेशानी किसी भी सेंटेंस में नहीं रह जाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। फोर्थ नंबर है मेरा, आई इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मैटर। आई इन्फॉर्म्ड, एक्चुअली दिस इज सिंपल पास्ट टेंस। जैसा मैंने कहा कि सिंपल पास्ट टेंस होने पर अगली वर्ब में डिड यूज करना है, तो पहले डिड लगा देना है, डिड आई। नोट नहीं है तो नोट लगा दिया। और इन्फॉर्म्ड का फर्स्ट फॉर्म इन्फॉर्म, क्योंकि डिड के बाद इन फर्स्ट फॉर्म होता है, डू डज डिड तीनों के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सो डिड आई नॉट इन्फॉर्म यू, उसको ऐसे ही रह गया, यू अबाउट द मैटर, यू अबाउट द मैटर वैसे लिख दिया। सिर्फ अंतर तो सिर्फ चेंज तो स्टार्टिंग में ही है, अगली बार रख दिया सब्जेक्ट रख दिया, अगली बार चूंकि सिंपल पास्ट है तो डिड होता है, इसके बाद सब्जेक्ट रख दिया, नोट नहीं तो नोट लगा दिया, और डिड है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद तो यू अबाउट द मैटर ऐसे ही रख दिया। तो कोई डिफिकल्टी इसमें है ही नहीं। अब फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनका यश, ग्लोरी मतलब होता है यश, उनका यश कभी भी फेड नहीं होगा, मतलब कभी मुरझाएगा नहीं। इंट्रोगेटिव में कहता है, अगर हम यहाँ पर देखें देयर ग्लोरी सब्जेक्ट है, कैन वर्ब है, तो कैन को पहले लाया, कैन देयर ग्लोरी, और नेवर के बदले मैंने क्या कहा था, एवर यूज करना है, तो नेवर के बदले एवर यूज कर दिया तो हो गया कैन देयर ग्लोरी एवर फेड। बहुत आसान। हाँ, इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ऐसे भी बनाया जा सकता है। दोनों तरीका है, मैंने दोनों तरीका ही यहाँ पर यूज़ किया है, तो जो तुम्हें आसानी से समझ में आए दोनों तरीका कर सकते हो। पहला कैन देयर ग्लोरी एवर फेड, दूसरा व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, दोनों मीनिंग सेम रह जाता है और सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाता है। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे वो एसर्टिव से इंट्रोगेटिव में आने का था। अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में आने का है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आर यू ए फुल, तो क्या करना है, आर यू को चेंज करना है यू आर में, तो यू आर कर दिया। अब यू आर के बाद चूंकि नोट नहीं है तो नोट लगा दिया, ए फुल से, सो आर यू ए फुल मतलब यू आर नॉट ए फुल। कोई आदमी किसी को कहता है आर यू ए फुल, क्या तो मूर्ख है, तो इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है, व्हाट इज हिज इंटेंशन, हिज इंटेंशन इज दैट ही वांट्स टू से दैट ही इज नॉट ए फुल। सो आर यू ए फुल मीन्स यू आर नॉट ए फुल, सो मीनिंग रिमेन्स द सेम बट द फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। नाउ लेट अस कम टू एग्जाम्पल नंबर 7, डज एनीवन लाइक टू बी कॉल्ड ए फुल। क्या कोई व्यक्ति मूर्ख कहलवाना पसंद करेगा, उसको कोई मूर्ख कहेगा तो क्या उसको पसंद आएगा। डज एनीवन लाइक टू बी कॉल्ड ए फुल, क्या वो अपने आप को मूर्ख कहलवाना पसंद करेगा, मतलब नहीं करेगा।
तो क्या हो गया, एनीवन को पहले रख दिया, और डज, डज इसीलिए है क्योंकि इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, लेकिन जब ये असर्टिव में आएंगे तो डज गायब हो जाएगा और यहाँ पर वर्ब आ जाएगा। तो नो वन लाइक्स टू बी कॉल्ड फुल, पूरा वैसे ही रख दिया, लाइक टू बी कॉल्ड फुल वैसे ही रख गया पूरा। फिर इंट्रोगेटिव कहता है हु डज नॉट वांट टू बी रिच, अमीर कौन नहीं बनना चाहता। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, हर एक व्यक्ति अमीर रहना चाहता है। कोई व्यक्ति अगर कहता है इंट्रोगेटिव फॉर्म में हु डज नॉट वांट टू बी रिच, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी रिच, जैसे मैंने कहा था हु को एवरीबडी में कन्वर्ट करना है। और सेम चीज़ इंट्रोगेटिव असर्टिव का 9th नंबर एग्जाम्पल है वाई वेस्ट टाइम ऑन इट। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस जो मैंने दिया है वो उस रूल से थोड़ा सा हटकर है और हमें इस चीज़ को ध्यान में से देखना होगा। वाई वेस्ट टाइम ऑन इट मतलब इस पर समय बर्बाद क्यों करें। तो जब असर्टिव में आएंगे तो क्या करेंगे इस पर, इसमें चूंकि अगली बात तो है नहीं, तो इट इज़ फुलिश टू वेस्ट टाइम ऑन इट, यानी इस पर समय व्यय करना फुलिशनेस है, मूर्खता है। सो वाई वेस्ट टाइम ऑन इट, इस पर समय क्यों बर्बाद करना, मतलब इस पर समय बर्बाद करना मूर्खता है। तो दोनों का मीनिंग सेम रह गया, लेकिन फॉर्म यानी इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन गया। मेरा आखिरी एग्जाम्पल है व्हाट द वी आर फ्यू, क्या हुआ यदि हम लोग बहुत कम हैं। अगर हम लोग संख्या में कम हैं तो क्या हुआ, तो क्या हुआ मतलब इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि हमको निगेटिव में यहाँ पर जाना, नोट तो है नहीं तो नोट लाना पड़ेगा। सो इट डज़ नॉट मैटर, कोई बात नहीं, वी आर फ्यू, हमारी संख्या कम है, तो हमारी संख्या कम है, इट डज़ नॉट मैटर, इसकी हमें कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह से दोनों का मीनिंग फिर सेम रह गया। तो इस जितने भी सेंटेंस हमने देखा फ्रॉम 1 to 10, इन सारे के सारे सेंटेंस में हम एक ही बात देख रहे हैं कि मीनिंग सेम रह जा रहा है, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज हो जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरी तरह से ये भरोसा ही है और पूरा विश्वास है कि ये वीडियो यानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा। उनके सारे रूल्स जो मैंने आगे कहा है उस रूल्स को पहले दिमाग में सेट कर लेना है और फिर एग्जाम्पल्स, हर एक टाइप का एग्जाम्पल, अलग अलग टाइप का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, इस एग्जाम को फॉलो करना है और इसके ऊपर जितना से ज़्यादा होमवर्क हो, घर में एक्सरसाइजेज हो, उसका प्रैक्टिस करते रहें, स्पीकिंग में भी और रिटन में भी, तो उन्हें स्पीकिंग इंग्लिश में भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसी तरह इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।